नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद संसदीय दल की बैठक है और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बैठक में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही बता दें कि बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं और इसी के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरीके से आज बैठक होनी है संसदीय की, जो बैठक चल रही है उसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? पंकज, मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये जो संसदीय दल की बैठक है बीजेपी की, वो शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री उसमें पहुंच चुके हैं। साथ ही उसमें रक्षा मंत्री भी हैं, जेपी नड्डा है, अमित शाह है। तो ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष भी दूसरी तरफ 15 दलों के साथ बैठक कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई है। इन 15 दलों में सबसे अहम बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला जिसके अध्यक्ष थे, वो भी इसमें शामिल है और सरकार को घेरने की तैयारी है। तो सरकार किस तरह विपक्ष से निपटेगी, बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है, प्रधानमंत्री ब्रीफ किया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने जैसे कल संसद में बयान दिया था तवांग को लेकर के, वैसे ही आज जो है प्रधानमंत्री को अपडेट किया जा रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, चीन के साथ किस तरह कूटनीतिक संबंधों पर आगे बढ़ा जाएगा, चीन को किस तरह से इस पूरे मसले पर आड़े हाथों लिया जाएगा और यूएन में ये मामला उठाया जा सकता है। तो संसदीय दल में जो बैठक चल रही है वो सबसे पहले पार्लियामेंट में दोनों सदनों में विपक्ष से निपटने की रणनीति बना रहा है, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन प्रेम, जिस तरीके से गुजरात में प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर भी कहा यह भी जा रहा है कि 2024 के लिए भी आज रणनीति इस दौरान बनाई जा सकती है। देखिए पंकज, प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो उन्होंने उनको इस बात की बधाई दी है। संसदीय दल के जो सदस्य हैं, जेपी नड्डा ने गुजरात की जीत को लेकर के, और वहीं 2024 के लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। सबसे अहम बात है कि जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस मजबूत हुई है और एमसीडी में बीजेपी कमजोर हुई है दिल्ली में, तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव को लेकर अब बीजेपी रणनीति बना रही है क्योंकि निकाय चुनाव का असर जो है आने वाले 2024 के चुनाव पे पड़ना तय है। तो बीजेपी किसी भी तरीके से इस बार चूकना नहीं चाहती। जो निकाय चुनाव है उनको आगे लेके चलेगी, जिससे 2024 के लिए जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक वहां पर हो रही है। पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते कि गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर आज अहम दिन है। अमित शाह के साथ दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है। 6 दशक से भी पुराना है महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा विवाद। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस बैठक में अमित शाह के साथ दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। और साथ ही बता दें कि 6 दशक से भी पुराना है महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा विवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर आज का दिन बेहद ही अहम है। और साथ ही बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है और 6 दशक से भी पुराना महाराष्ट्र कर्नाटक का सीमा विवाद है। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई चल रही है। के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चे हमारे केंद्र सरकार ने खर्चे किए। ऑप्टिकल लाइन बीएसएनएल, बीबीएनएल ने ग्राम पंचायत भवन तक बिछा दी, लेकिन उसके आगे गांव के कम से कम 5 इंस्टीट्यूट को इंटरनेट कनेक्शन देने की जिम्मेदारी हमने सीएससी कंपनी के ऊपर दी थी। लेकिन सीएससी ने एक भी गांव में ये काम नहीं किया। एक भी ग्राम पंचायत में आज महाराष्ट्र के इंटरनेट चालू नहीं है।
तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यही पूछना चाहूंगा कि बार बार ये इंटरनेट के काम करने के लिए सीएससी कंपनी को ही प्रमोट किया जाता है, तो क्या सीएससी कंपनी ने जो भी काम हमारे गवर्नमेंट के किए उसका जायजा कभी हमारे सरकार ने लिया, उसका रिव्यू कभी लिया गया? और क्यों सीएससी कंपनी को बार बार इंटरनेट काम करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है? अगर उन्होंने गलत ढंग से काम किया है तो उसकी इंक्वायरी करके उन पर कार्रवाई सरकार करेंगी क्या? माननीय सांसद महोदय जी ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है सर। अब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या सीएससी भी सरकार की ही कंपनी है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, करीब देश भर में 4.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर जुड़े हैं। अब उसके बजाय एक बहुत अच्छी नई व्यवस्था बन रही है जिसमें बीएसएनएल गांव के ही जो लोकल एंटरप्रेन्योर हैं उनको जोड़ के उनके माध्यम से किस तरह से कनेक्शन पहुंचाए ग्रामीण क्षेत्रों में, ये एक बहुत नई अच्छी व्यवस्था बन रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से पिछले 7-8 महीनों में माननीय अध्यक्ष जी हर महीने ऑन एन एवरेज 1 लाख से अधिक गांवों को गांव में इंटरनेट की ओएफसी केबल के जरिए से कनेक्शन मिल रहा है। तो इस मॉडल को और तेजी से आगे अब बढ़ाया जा रहा है और माननीय सांसद महोदय का पॉइंट मैंने नोट किया, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी को या किसी भी एक पर्टिकुलर संस्था को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। श्रीमती जी गीता, क्वेश्चन नंबर 102। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। Thank you, sir. Sir, the Honorable Minister in his reply has stated, under the Atal Innovation Mission, there are 2 incubation centers established in Andhra Pradesh. Sir, in Andhra Pradesh, our Honorable Chief Minister, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, taking initiative steps to improve the standards of the education, and also infrastructure facilities also given to the schools under Nadu Nedu scheme, and also minimize the absentees. He is giving 15,000 rupees to mothers, sir, under Amavadi scheme. I would like to know from the Honorable Minister whether the government will establish more such incubation centers in the state of Andhra Pradesh so that more entrepreneurs from the Andhra Pradesh can make use of the facilities at the incubation centers. Sir, the Atal Innovation Mission is a brainchild of the Modi government, and it has been fostered by Niti Aayog over the past 6 years. And I'm glad to state here in the House that all states in India have taken to it like a duck to water. And the state that the honorable member comes from, Andhra Pradesh, is a front runner in this Atal Innovation Mission scheme of things. Now, there are 2 centers, as the honorable member has pointed out. One center is at Anantapur in Shri Krishna Deva Raya University, and it has focused primarily on agriculture, clean tech and healthcare. And it's also helped helped 21 startups. The second one is in Visakhapatnam, the AIC AMTZ Medi Valley. And this one has helped start up 26 startups in medical technologies, healthcare, etc. Now, these 2 startups in Andhra Pradesh have done a lot of good in various spheres. And I would like to just point out to the House how Andhra Pradesh is at the forefront of these technologies being imparted to people at large. In agriculture and allied fields, due to these 2 incubation centers, agriculture and allied fields have increased by 21%. They've made startups come up in 21 fields. Electricity and renewable energy 10%, information and communication technology 15%, health and pharmaceuticals 17%. Now, all over India, there was a plan to make 101 incubation centers. Today, we are only able to make 69 incubation centers.
because COVID came in the way. So unfortunately, because of COVID, we have not been able to reach our targets. We still have to reach 100. The target is 100. We still have to reach that. And if Andhra Pradesh, people in Andhra Pradesh apply for incubation centers, there is a committee which takes a decision as to where all it should be done, and we will consider it, and then we will take a decision. Sir, I would like to know from the Honorable Minister what steps are being taken via AIM to do foreign collaborations, especially in the area of research and development. The idea of these incubation centers and Atal Innovation Mission is that you should foster innovation in young minds, whether it's in schools, whether it's in universities, institutions, or even in, like we have a vertical called the Atal Community Innovation Centers, which caters to coastal areas, which caters to hilly and tribal areas, aspirational districts, etc., etc. So we have a target of 50 Atal Community Innovation Centers, out of which 14 have been put in place, but the rest have not been put in place. And the idea of this whole mission is to foster an attitude of innovation in young minds, madam. And we don't really require foreign people to make our people's brain work. Nevertheless, I would like to inform the Minister that there is a vertical called the She STEM. The She STEM is between India and Sweden. And other countries like Germany and Norway have also shown interest, wherein after the Nobel Week, you know the Nobel Prize? After the Nobel Prize week, recognition is given to women from both these countries. So this is one of the ones that is on the annual, and from Sweden we will probably expand and take on board other countries specifically to ensure that women entrepreneurs are given their due in the scheme of things. Question number 103, Srimati Poonam Ben Madam. The question number 103. माननीय मंत्री जी, माननीय ऑनरेबल मेंबर, मंत्री जी आप बैठ जाओ। सर वैसे मंत्री जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में उत्तर भी दिया है, but I would like to know from the honorable minister, sir, through you, that most of our startups are based out of metros. I would like to know through the honorable minister that out of the 84,000 startups that we have in our country, sir, how many of these startups are based out of Tier 2 and Tier 3 cities? And also, what measures special measures is the government taking to promote entrepreneurship beyond our metros, sir? Speaker, sir, the startups are set up in all the 30 states and union territories, and I'm happy to tell that 80% of the startups in 660 districts, 45% of the startups are in Tier 2 and Tier 3 cities. So it's all in our part of the state, 45% in Tier 2 and Tier 3 cities, sir. ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। और चलिए रुक करते हैं खबरों का, जहां पर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पहली वर्षगांठ पर वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना हुई। यहां भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शिव भक्त हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। कॉरिडोर में भजन की गूंज सुनाई दे रही थी। 1 साल हो गया है
आज के दिन हम लोग बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ था वर्ष 2021 में। आज के दिन को वार्षिकोत्सव के रूप में मना रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के 1 साल पूर्ण होने पर हम लोगों ने विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया है। यहाँ पे लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालु आए हैं जिन्होंने दर्शन किए पूरे 1 साल भर में। लोकार्पण के 1 साल पूरे हो गए हैं, कैसा लग रहा है आपको और क्या कुछ कहना चाहिए आज? अद्भुत। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति जहां भी है, शिव भक्त जहां भी है, वह आज गौरव की अनुभूति करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया और उस संकल्प को समय सीमा में आज से ठीक 1 साल पहले पूर्ण किया। श्री विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ और इस लोकार्पण के बाद अभी मुझे बताया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश की, काशी की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। अब 1 साल बाद पहली वर्षगांठ पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये हम लोग के लिए परम सौभाग्य का दिन है। काशी वासियों के लिए पूछिए मत आप, क्योंकि जो सर्व विद्या की राजधानी भगवान बाबा का राजधानी, बाबा की राजधानी काशी है, ऐसे काशी में भव्य लोकार्पण जो कॉरिडोर का हुआ है, निश्चित ही हमारे काशीवासी बहुत प्रसन्न है। और जो हमारे पूरे भारतवर्ष से दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो तो इसको देख के जब अंदर दर्शन करने के पश्चात आते हैं, यहाँ पर 1-1 घंटा बैठ के अवलोकन करते हैं, यहाँ से तस्वीर लेते हैं। पहली बार किसी मंदिर के कॉरिडोर में आप देखने जाएंगे आदि शंकराचार्य भगवान जी का स्थापना मूर्ति की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने दान के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 13 दिसंबर को पीएम ने कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। तब से लेकर अब तक 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मंदिर को रिकॉर्ड तोड़ 100 करोड़ रुपए दान किए हैं। लगातार श्रद्धालु बढ़ते गए और लोकार्पण से लेकर पूरे साल में 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये नया कीर्तिमान भी है। इसी का परिणाम है कि मंदिर के दान में भी इजाफा हुआ और 40% तक का चढ़ावा ऑनलाइन मिला। इस दान में पैसों के साथ ही बहुमूल्य चीजें भी हैं। बताया जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए का चढ़ावा और करीब 50 करोड़ रुपए के बहुमूल्य धातुएं भी मिली हैं। इस चढ़ावे या दान को इस नजरिए से नहीं देखा जा रहा है कि आय हुई है, बल्कि इस तरह देखा जा रहा है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इससे अच्छी सुविधाएं देने की प्रेरणा भी मिल रही है। और काफी वक्त से घर खरीदार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि रियल एस्टेट की लेन देन एक तरफा और ज्यादा डेवलपर्स के हक में थी। रेरा और सरकार के मॉडल कोड का मकसद मुख्य बाजार में विक्रेता और संपत्ति के खरीदार के बीच न्याय संगत और सही लेन देन तय करना है। उम्मीद की जा रही है कि रेरा बेहतर ही जवाबदेही और पारदर्शिता लाकर रियल एस्टेट की खरीद को आसान बनाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। रियल एस्टेट में पिछले कुछ सालों में बड़े बदलाव हुए हैं। आम आदमी की पहुंच से बिल्डर्स के प्रोजेक्ट दूर होते जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार और नियमों का सख्त होना। रियल एस्टेट सेक्टर में फैले भ्रष्टाचार पर केंद्र सरकार के चाबुक रेरा ने बड़ा असर किया है, जिसकी वजह से कई बिल्डर या तो डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए हैं या लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा डकारने वाले जेल भेज दिए गए हैं। अपने घर का सपना देखने वालों के लिए एक अदद आशियाना लेना आसान नहीं है। आज भी कई बिल्डर ऐसे हैं जो ईमानदारी से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। 2016 के बाद अच्छे डेवलपर ने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है और मार्केट में बहुत तेजी से पॉजिटिविटी आई है। मैं डाटा के ग्रेवन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर 2000 में 2 बिलियन की इकोनॉमिक थी इस नोएडा की, मैं नोएडा के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, और आज हम 2022-23 में अगर हम बात करें 2025 में ये 30 बिलियन की इकोनॉमिक होने जा रही है। सिर्फ नोएडा की बात कर रहा हूँ। तब आप डाटा को देख सकते हैं। इंफ्रा की बात करूँ मैं तो एक समय सब 2000 में लोग नोएडा का सेक्टर, अगर आप अच्छे से जानते होंगे तो नोएडा का सेक्टर जो कुछ सेक्टर्सों में से आगे की इंफ्रा नहीं थी, लेकिन आज इंफ्रा इतनी तेजी से ग्रोथ की है जिस कारण से इकोनॉमिक बूम किया है। अगर आप
देश के किसी भी हिस्से में घर लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको रियल एस्टेट की रियलिटी के बारे में पता हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप घर लेने की सोच रहे हैं, तो किन बातों की जानकारी होना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सबसे पहले जान लीजिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट क्या है और ये आपके हितों की कैसे रक्षा करता है। अगर मैं बात करूँ तो कस्टमर का जो रुझान है इस सेक्टर की तरफ वो बहुत तेजी से बढ़ा है। तो रेरा आने के कारण निश्चित ही बहुत बड़े परिवर्तन की ओर रियल एस्टेट सेक्टर जा रही है। इसमें हाँ और सुधार की गुंजाइश है, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो बहुत तेजी से इंफ्रा की डेवलपमेंट होती है। अभी सड़कें जिस तरीके से बन रही है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, उस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक बहुत तेज गति से बढ़ेगी और जिसमें रियल एस्टेट का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। और रियल एस्टेट के इस योगदान से देश की जीडीपी में भी योगदान होता है। एक डेवलपर जब एक प्रोजेक्ट को लेकर आता है तो उसमें कंज्यूमर लाभान्वित होते हैं, उसमें काम करने वाले लाभान्वित होते हैं, उसमें उसको सेल करने वाले लाभान्वित होते हैं, इवन डेवलपर भी लाभान्वित होता है। माना जा रहा है कि राज्यों के प्रावधान केंद्रीय कानून की भावना को कमजोर नहीं करेंगे। रेरा भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पहला रेगुलेटर है। रियल एस्टेट एक्ट के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने रेगुलेटर और नियमों का गठन करेंगे, जिसके मुताबिक कामकाज होगा। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आने के बाद भी कई बिल्डर ऐसे हैं जो लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं और करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो जाते हैं। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी इन बिल्डरों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये दलाल और जालसाज लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर चंपत होने से पहले किसी भी कानून का डर इनके अंदर नहीं होता। कैमरा पर्सन दीपक के साथ प्रेम उपाध्याय, नोएडा एक्सटेंशन। और यूपी के बुलंदशहर में व्यापारियों पर जीएसटी की ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं इस छापेमारी से लेकर अब तक जिले के तमाम जो व्यापारी हैं वो आक्रोश में हैं। वहीं जीएसटी की इस छापेमारी को लेकर व्यापारी सुरक्षा फोरम के एक नगर अध्यक्ष से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए जरा। पर से प्रदेश भर में जीएसटी की लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। इसी को लेकर आज हमारे साथ व्यापारी नेता नवीन गर्ग जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैं नवीन गर्ग, बिंदावाले, नगर अध्यक्ष व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान रजिस्टर्ड खुर्जा। जिस तरह से प्रदेश भर में 5 दिसंबर से लगातार प्रदेश की बात कर लें या जनपद बुलंदशहर की बात कर लें, जीएसटी विभाग की लगातार छापेमारी चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जो ये जो छापेमारी चल रही है ये एक रूटीन प्रक्रिया मानो आप इसे जो चल रही है। भाई जो व्यापारियों ने पंजीकरण नहीं कराया, इनका जो मूल उद्देश्य है जो अपंजीकृत व्यापारी हैं उनका पंजीकरण कराना है सबसे पहले बात। और जो आप कह रहे हो उत्पीड़न वगैरह, कोई उत्पीड़न नहीं है। एक केवल ये बात है कि जो सरकार ने नियम फॉलो किए हैं व्यापारियों को वो अपनाने चाहिए। जो जीएसटी चोरी करते हैं वो गलत है, लेकिन अगर कोई व्यापारी उसके आड़ में उत्पीड़न करेगा किसी व्यापारी का तो उसके हम खिलाफ हैं, उसका हम उत्पीड़न बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे हम अपनी सरकार से। जनपद बुलंदशहर के अंदर लगातार ये देखा जा रहा है कि 5 दिसंबर से जिस तरह से जीएसटी विभाग की व्यापारियों पर जो छापेमारी चल रही है, बाजारों को बंद कर दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है। कल हमें ये सूचना मिली कि खुर्जे में कुछ ऐसे लोग आए हुए हैं जो अपने को अधिकृत अधिकारी बता रहे हैं और ऐसा छापेमारी कर रहे हैं। तो हम बाज़ार में गए, हमने वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। फिर मेरी जो अपने जॉइंट कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की श्री विभा पांडे, उनसे बात हुई। बोले ऐसा कुछ नहीं है, केवल हमारा कहने का उस छापेमारी का उद्देश्य ये है कि जिन व्यापारियों ने नियम फॉलो नहीं किए हैं, जैसे किसी व्यापारी ने जीएसटी नंबर ले रखा है तो केवल अपनी दुकान के आगे अपने उस नंबर को आगे करें, या जिस व्यापारियों ने अपंजीकृत है उनको पंजीकृत कराए। और ऐसा कोई भी हमें कोई नहीं मिला कि कोई हल्ला बहुत था, शोर बहुत था कि ये आ गए हैं, बाज़ार बंद हो रहा है कि पर बाज़ार बंद भी हुआ और हमने बाज़ार खुलवाया भी कि कोई ऐसा कोई नहीं है कि जो किसी प्रकार का ऐसा नहीं है। तो ये हमने बाज़ार खुलवाया कि कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी अधिकारी के द्वारा अगर उत्पीड़न होता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिस तरह से प्रदेश भर में जनपद बुलंदशहर की भी बात कर लें, जनपद बुलंदशहर में भी सहित पूरे प्रदेश भर के जो व्यापारी हैं वो इसका विरोध कर रहे थे, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको। उसी को देखते हुए सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ घंटों के लिए इस पर रोक लगा दी है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये संदेह है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कुछ घंटों के बाद में फिर इसी तरह से ताबड़तोड़ जीएसटी की छापेमारी होगी व्यापारियों पर। नहीं, ये कुछ घंटे के लिए नहीं है, ये 72 घंटे से जो चल रहा था उसको रोका है। जो 72 घंटे से कार्रवाई चल रही थी वो रोकी है और अग्रिम आदेश तक के लिए रोकी है। और उन्होंने ये संज्ञान लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे ने, कि अगर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई हो रही है तो जो गलत है वो रोकी जाएगी। व्यापारी सुरक्षा फोरम के नगर अध्यक्ष नवीन गर्ग हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से अभी इन्होंने बताया था कि अगर किसी भी तरह से अनलीगल तरीके से किसी भी व्यापारी का जीएसटी विभाग द्वारा उत्पीड़न किया जाएगा वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो व्यापारी जो है लगातार विरोध कर रहे थे और कुछ घंटों के लिए जीएसटी के जो छापेमारी थी, जो रेड थी, वो रोक दी गई है। तो कहीं ना कहीं फिर वो कुछ घंटों के बाद में इसी तरह से जो बगैर जीएसटी के जो व्यापार कर रहे हैं उन पर फिर ताबड़तोड़ एक बार कार्रवाई देखने को मिलेगी। सहयोगी फरियाद अली के साथ कदीम राजपूत, न्यूज वॉच इंडिया, बुलंदशहर। तो मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।